नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। तो जो आज का टॉपिक है आपका वो है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो इससे रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट क्लोन डॉली वॉज मेड इन। तो ये एक सीप थी और 1996 में इसे बनाया गया था। कैसे बनाया गया था ये मैं समझा दूंगा आपको। तो पढ़ लेते हैं, देखो। लिखा हुआ है, डॉली वॉज द फीमेल डोमेस्टिक सीप, एंड सीप मतलब होती भेड़, एंड द फर्स्ट मैमल विच वॉज क्लोन्ड ऑन द जुलाई 5 1996। तो जुलाई 5 1996 को पहली ऐसी क्या बनी थी, मैमल बनी थी। ठीक है ना। स्तनपाई बोलते हैं मैमल्स को। और इंसान भी किस में आता है, मैमल्स में आता है, ह्यूमंस भी तो मैमल्स में ही पढ़ते हैं। तो सी वॉज क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स मैं बता दूंगा आपको किसको बोला जाता है। जैसे सोमैटिक सेल्स होती हैं जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलती है मेनली। ठीक है ना। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर ट्रांसफर सी वॉज क्लोन्ड एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन द मिडलोथियन। ये स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड जो है वो पार्ट है आपका किसका, यूनाइटेड किंगडम का। बात समझ में आ गई। स्कॉटलैंड की कैपिटल वैसे एडिनबर्ग है। तो एंड द सर्वाइव देयर अंटिल हर डेथ when she was 6 years old. Her existence was announced to the public on the 22 of February 1997. She was originally codenamed 6LL3, but later on she was named after singer and actress Dolly Parton के नाम पे उनका नाम क्या रख दिया गया था, डॉली पैटरॉन को सम्मानित करने के लिए नाम उसको डॉली दे दिया गया था। तो ये आपने याद रखना है। पर अस्तित्व की घोषणा कब हुई थी, 22 फरवरी 1997 को हुई थी, जबकि वो बन कब गई थी, जुलाई 5 1996 को। नाम क्या था, कोड नेम था 6LL3 या 6LL3। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, ये आपके जर्म लाइन है या जर्म सेल्स हैं आपके। जैसे ये स्पर्म हो गए आपके, जो आपके क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पैदा होते हैं, और ये ओवियम है, एग है। तो फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मैंने बताई थी फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो जैसे क्या वही आपका क्या, मान लो कोई व्यक्ति है जिम स्मिथ, तो ये सोमैटिक सेल्स के थ्रू बन रहा है, और जिम स्मिथ के स्पर्म से आपका क्या, जर्म सेल्स फिर से निकल जाएंगी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बना। ये आपकी कोई क्या है, बोल सकते हैं एक क्या सीप है, पर मेल सीप है। इसका न्यूक्लियस डोनर मतलब इसका क्या, स्पर्म लिया। स्पर्म को क्या किया आपने यहाँ पर, बोल सकते हैं कल्चरली क्या कर दिया आपने उसे, बोल सकते हैं कल्चरल मीडियम में लो न्यूट्रिएंट्स के साथ रखा। उसके बाद एक फीमेल ली, उसका एग रिमूव किया वहाँ से। एग सेल डोनर ये थी। एग सेल डोनर के बाद जो पूरी प्रोसेस चलती है आपकी, और जब क्या होता है कि एग के साथ जब क्या होते हैं स्पर्म्स आपके क्या होता है, मिलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इस एग को, जैसे ये क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, ये एग क्या हो गया आपका, फर्टिलाइज हो गया, और सेल डिवीजन देखने को मिली। तो सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है, आपका पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर आपका फिटस बनता है। तो एम्ब्रियो को कहाँ इम्प्लांट कर दिया, एक फीमेल में ही क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, जो कैसी थी, सैरोगेट मदर थी। सैरोगेट मदर वो होती है, जैसे सैरोगेसी आपने नाम सुना होगा। सैरोगेसी क्या होती है, सैरोगेसी में होता क्या है कि कोई मेल है उसका स्पर्म, और कोई फीमेल है उसका क्या, एग, इसको फर्टाइल करके एम्ब्रियो बना के किसी दूसरी फीमेल में क्या डाल दिया जाता है, किसी दूसरी फीमेल के किस में डाल दिया जाता है, यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो ये आपने यार वॉर्म में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो गई थी, ये डॉली नाम की जो कि थी आपकी सीप थी, वो क्या हो गई थी, पैदा हो गई थी। जैसे मैं बता दूं, शिल्पा शेट्टी है, शिल्पा शेट्टी हो गई, ये सैरोगेट मदर है। ऐसे दूसरा जो इनका बच्चा था वो सैरोगेसी के थ्रू हुआ है। उसके अलावा जैसे मैं बता दूं, शाहरुख खान हो गया, SRK, और जो उनकी पत्नी है गौरी खान, वो भी सैरोगेसी के थ्रू जो उनका बेटा पैदा हुआ था, अब्राहम। ठीक है ना। तो वो भी कैसे हुआ था, सैरोगेट मदर के थ्रू हुआ था। मतलब SRK साहब का स्पर्म और गौरी खान का क्या, एग, और किस में डाल दिया गया था, एक सैरोगेट मदर में। नाम ओपन नहीं किया जाता उसमें, सैरोगेट मदर में डाल दिया गया था, तब जाके अब्राहम पैदा हुआ था। पहली बात होता क्या, अच्छा ऐसा क्यों किया जाता है, होता है क्या है कि लगभग 45 की या 35 के बाद महिलाओं में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होने लग जाती है प्रेगनेंसी को लेकर। और खासकर अगर आपकी एज लगभग 45 क्रॉस है तो दिक्कत हो सकती है जन्म लेने वाले बच्चे में। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ाया था, तो उसमें क्लियर बताया था कि 35 के बाद जो बच्चा पैदा हो सकता है उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के, आपके जेनेटिकल प्रॉब्लम डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो होता क्या है, जब 45-50 साल का, तो ये बहुत ही टफ हो जाता है आपका। शिल्पा शेट्टी खुद भी यानी कि 45 ईयर्स की थी जब सैरोगेसी के थ्रू, तो काफ़ी रिस्क होता है माँ की सेहत के लिए भी, बेटे की रिस्क, या बच्चे की सेहत के लिए भी। तो सैरोगेसी का ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द DNA वॉज गिवन बाय, तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो देख लेते हैं, लिखा हुआ है, इन 1953 फ्रांसिस क्रिक एंड द जेम्स वॉटसन फर्स्ट डिस्क्राइब the molecular structure of the DNA, which they call the double helix, in the journal Nature. For the breakthrough discovery, Watson, Crick, and their colleagues Morris,
विल्किंस वॉन द नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और द मेडिसिन इन 1962 में, 1962 में इसके लिए उन्हें मिला था, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। हाउएवर अ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन दैट इनेबल दैट डिस्कवरी वॉज मेड बाय द रॉसलिन फ्रैंकलिन। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो सबसे पहला नाम लिया जाता है रॉसलिन फ्रैंकलिन का नाम लिया जाता है डीएनए के बारे में पता करने के लिए, और इसका बोल सकते हैं कि जो श्रेय जाता है बाद में वाटसन और क्रिक ने भी इन्हें दिया था। लिखा हु वाज नॉट एक्नॉलेज एट दैट टाइम आफ्टर हर डेथ, ये फीमेल थी रॉसलैंड फ्रैंकलिन, और क्रिक सेड दैट, क्रिक ने बोला था हर कॉन्ट्रीब्यूशन हैड बीन क्रिटिकल, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था डीएनए के खोज के लिए और डीएनए के डबल हेलिक्स बोल सकते हैं डिस्कवरी के लिए, वो बहुत जरूरी था। लिखा हुआ था डबल हेलिक्स डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द टू लीनियर स्ट्रैंड दैट रन अपोजिट टू ईच अदर और एंटी पैरेलल एंड द ट्विस्ट टुगेदर। ये दिखा दूंगा अभी कि आपका एंटी पैरेलल होता है, एक जगह में ट्विस्ट करते हैं, मतलब ये ईच डीएनए स्ट्रैंड विद इन द डबल हेलिक्स इज अ लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ द स्मॉलर यूनिट कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स that form a chain. The chemical backbones of the double helix are made up of the sugar and the phosphate molecules. याद रखना किससे बने होते हैं आपके सुगर के और फॉस्फेट के बने होते हैं, that are connected by the chemical bonds known as the sugar phosphate backbones. The two helical strands are connected through the interaction between the pairs of the nucleotides also called the base pairs. base pair में दिखा दूंगा आपको ATCG जो आपका DNA में होता है, AUCG होता है आपका किसमें आपका RNA में, A और जो आपका T होता है ना, ए और टी में ये डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और सी और जी में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपका न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है किसका, क्रोमोसोम का, ये होता है क्रोमेटिन के थ्रू जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्रोमोसोम के जो क्या होते हैं आपके बिल्कुल एजेस पॉइंट होते हैं उन्हें टेलोमेर बोलते हैं, इन्हीं के थ्रू क्रोमोसोम के थ्रू आपका क्या बनता है डीएनए बनता है, डीएनए के बाद आरएनए, आरएनए के बाद प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन चेन बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम से आपका क्या बनता है डीएनए फॉर्म होना स्टार्ट होता है हिस्टोन फॉर्म में, उसके बाद आपका डबल हेलिक बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके क्या होता है 4 बेस पेयर होते हैं जिसमें ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन होते हैं। तो मैंने बताया था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपका डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, और ये आपने याद रखना है, इसके बाद क्या बनता है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू इससे आरएनए बन जाता है और फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आपका प्रोटीन बन जाता है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका आरएनए, आरएनए में खुल जाता है आपका पूरा क्या डीएनए। तो ये आपका देखो, ये आपका क्या होता है एंटी पैरेलल होता है, एक जगह में क्या करते हैं ट्विस्ट करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आपके ये आपके शुगर बेस लगे हुए, शुगर एंड फॉस्फेट बेस लगे हुए, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जब ये क्या करता है आपका खुलता है तो ये आरएनए में खुलता है बाय द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसे बोलता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन तो सेम रहते हैं, बस थाइमिन की जगह क्या आ जाता है आपका यूरैसिल आ जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन जाने जाते हैं न्यूक्लियस की खोज के लिए। और न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस किस सेल में प्रेजेंट होता है, तो वो सेल होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। और न्यूक्लियस लेस कौन सा होता है आपका जिसमें ये नहीं होता है, वो होती है कौन सी, प्रोकैरियोटिक। चलो देख लेते हैं, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है द टर्म सेल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 इन हिज बुक माइक्रोग्राफिक। बुक भी पूछी जा सकती है कि माइक्रोग्राफिक के आपके कौन था ऑथर, तो रॉबर्ट हुक है, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस को क्या था डिस्क्राइब किया था। अ सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ सेल कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस वगैरह होता है, पर ये किसमें होता है यूकैरियोटिक में, मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में ये चीज़ें नहीं पाई जाती, वहाँ पे सिर्फ आपका क्या पाया जाता है, आपका बाहर से क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बाकी आपका एक फ्लैजेला लगा होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो लिखा इवन ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। रॉबर्ट ब्राउन अ ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द ईयर 1831। बात समझ में आ गई। ये देखो यहाँ पर देखना, थोड़ा सा दिमाग में रखना, यहाँ पे रॉबर्ट हुक का नाम 1665 में आ रहा है कि उन्होंने पहले क्या किया था, डिस्क्राइब किया था सेल को। बाद में जब डिस्कवर हो जाता है तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर करते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। द सेल ऑर्गेनल्स वाज नेम्ड न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द लैटिन वर्ड न्यूक्लियस मीनिंग अ सीड, सीड मतलब बीज। द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कैरियोलॉजी। अगर कभी पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है तो कैरियोलॉजी, ये आप याद कर लीजिए। द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी
which control all the cellular metabolism and the encloses the genetical information of the cell. The nucleus is considered the controller or the director of the cell. अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये न्यूक्लियस आपका, तो ये बाहर से न्यूक्लियस पोर लगाओ, अंदर क्रोमैटिन है, इसी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के थ्रू आपके क्या बनेंगे, बाद में जाके क्रोमोसोम्स बनेंगे। न्यूक्लियस के अंदर एक और आपका न्यूक्लियस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और बीच में लिक्विड टाइप का जो आपका दिख रहा है, ठीक है ना, गैप टाइप का दिख रहा है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें चीज़ें तैर रही होती हैं। और बाहर से लगा होता है आपका क्या, बाहर से लगा होता है आपका न्यूक्लियर एनवलप, पोर्स होते हैं जो बीच में छेद होते हैं। तो लिखा हुआ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय द, अब ये भी याद रखना, जो गोल्जी एपरेटस है ये किसने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्जी ने, इन ईयर 1898। ही सॉ डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर क्लोज टू द न्यूक्लियस, these were named Golgi bodies after him. Mitochondria was first observed by the Collier as the cytoplasmic granules in the stripped muscles of the insects. Chloroplast was discovered by the Hugo von Mohl in the 1837. It was named by combining the Greek word chloros, जिसे मतलब बोलते हैं आपका क्या, ग्रीन, और प्लास्ट मतलब प्रोड्यूसर। क्लोरोप्लास्ट जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है आपको, प्लांट सेल में। किस में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, ना कि एनिमल सेल्स में। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये बता दिया ना मैं, हाँ ये न्यूक्लियस है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, तो मैंने बताया न्यूक्लियस पोर हो गया, क्रोमैटिन मैंने बता दिया, न्यूक्लियोलस मैंने बता दिया, न्यूक्लियोप्लास्ट मैंने बता दिया, न्यूक्लियर एनवलप मैंने बता दिया। अब फंक्शन देख लेते हैं, ये आपका सेल है, और सेल के अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाली चीज़, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस का क्या होता है, आपका एनवलप होता है, तो मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस, प्रोटीन लिंक्ड पोर्स अलाउ द मटेरियल टू मूव इन एंड आउट। ये क्या करता है कि आपका जो मटेरियल क्या करे, मूव इन और मूव आउट करे, अंदर आ सके बाहर जा सके, ये पोर्स ये काम करता है, क्योंकि यहीं से आपका क्या आएगा, क्रोमेटिन जब क्या करेगा, क्रोमोसोम में चेंज होगा ना, तो इन्हीं पोर्स से बाहर आएगा। अच्छा, क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए प्लस एसोसिएट प्रोटीन होता है, मतलब इनके थ्रू आपका क्या बनेगा, डीएनए होता है, इनके थ्रू क्या बनता है, आपका डीएनए बनता है। और न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, ये जो अंदर है इसका काम होता है कंडेंस रीजन वेयर द राइबोसोम आर फाउंड, यहीं पे आपका क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। याद रखना, न्यूक्लियोलस में क्या बनते हैं, आपके राइबोसोम बनते हैं, जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। एक्चुअल में प्रोटीन का निर्माण करने में राइबोसोम का एक क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे, इन्हें बोलते हैं आपका पेरोक्सिसोम, इनका काम होता है मेटाबोलाइज वेस्ट को कलेक्ट करना। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो होते हैं, ठीक है ना, एक आपको ये दिख रहा होगा जिसमें बाहर से कुछ कांटे कांटे टाइप के लगे, एक में कुछ नहीं है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, रफ होता है, ये एसोसिएट विद होता है राइबोसोम, मतलब जब न्यूक्लियोलस से आपके राइबोसोम निकलते हैं तो ये चिपकता है किसमें, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले में चिपक जाते हैं, क्योंकि रफ होती है इसकी स्किन, तो उसमें चिपक जाते हैं। काम क्या होता है भाई इनका, तो लिखा हुआ एसोसिएट विद द राइबोसोम मेक द सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। अच्छा, स्मूथ का काम क्या होता है, जो जिस पे आपका राइबोसोम चिपकता नहीं है, तो इसका काम हो लिपिड्स को बनाना, फैट्स जनरेट करना, ये आपने याद रखना है। तो रफ वाला प्रोटीन जनरेट करता है, स्मूथ वाला आपका लिपिड जनरेट करता है। अच्छा, बाकी देख लेते हैं, तो जो आपका साइटोस्केलेटन आता है यहाँ पर देखो, तो इसमें माइक्रोट्यूबुल्स होती है फ्रॉम द माइटोटिक स्पिंडल एंड द मेंटेन द सेल सेफ। फिर आता है सेंट्रोसोम, तो इनका काम होता है माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है ये। इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो फाइब्रस प्रोटीन दैट होल्ड ऑर्गेनल्स इन द प्लेस। अच्छा, फिर आता है आपका कौन सा, माइक्रोफिलामेंट, तो फाइब्रस प्रोटीन फ्रॉम द सेलुलर कॉर्टेक्स। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाला, तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या करती है, कोटेड, इसे कोट करती है, ठीक है ना, बाहर की क्या है, ये सीट है, बोल सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करती है पूरे जितने भी ऑर्गेनल्स अंदर है। लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम करते हैं डाइजेस्टेड फूड होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एक हिसाब के इन्हें बोला जाता है आपका, एक हिसाब से ये जितने भी आपके फैगोसाइड्स होते हैं ना, उन्हें क्या करते थे, इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है ना। इन्हें सुसाइडल बैग बोला जाता है, याद रखना, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। जितनी भी बीमारियां बाहर से आती है उन्हें क्या करती है, इनगल्फ करके खुद भी क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर लेती है। एक हिसाब से आप समझिए कि जैसे आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। उसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस, कभी पूछा जाए गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, तो जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसके बाद क्या होता है कि वो मॉडिफाई होता है कहाँ पर, गोल्जी एपरेटस में, ये आपने याद रखना कहाँ पे होता है, गोल्जी एपरेटस में। उसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जितने भी दिख रहे हैं, ये क्या है, एक लिक्विड के तहत क्या है, तैर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब ये तैर रहे हैं, ठीक है ना, सारे अंदर है और एक लिक्विड इनके क्या है, बीच में। तो ये क्या देता है, सभी को क्या करता है, एक बैलेंस देता है। तो साइटोप्लाज्म का काम ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, ये प्रोड्यूसर है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है, या सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है आपका क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। इसमें वैक्यूल्स होता है, ये क्या करता है, जितने भी क्या है प्रेशर जनरेट होता है सेल के अंदर, उसको क्या करता है, रिलीज करता है। और एक चीज़ याद रखना कि एनिमल्स में वैक्यूल छोटा होता है, आपका जो प्लांट्स होता है उनमें क्या होता है, बड़ा होता है साइज में। तो दो तरीके की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये दोनों एग्जांपल है किसका, यूकैरियोटिक सेल का। बात समझ में आ गई, तो ये आप याद कर सकते हैं। बस ये इतना याद रखना, इसमें सेल वॉल लगी होती है, कौन सी, अगर बात की जाएगी प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज नोन एज द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। तो ये बोला जाता है किसको, सुश्रुत को बोला जाता है, और इससे रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। तो लिखा इन द 6th century BC सुश्रुत वाज द फिजिशियन इन द इंडियन एंशिएंट इंडिया नोन टुडे एज द फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन एंड द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है ना। फॉर इन्वेंटिंग द डेवलपिंग सर्जरी प्रोड्यूसर, इन्होंने क्या किया था, शायद से नाक की सर्जरी की थी कि जो आपका क्या था, जांग का जो क्या था आपका मांस था उसे नाक की तरफ लगा दिया था। ठीक है ना, सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में यही होता है। ठीक है ना। ही लिव्ड इन इंडिया फ्रॉम द 1000 to 800 BC एंड इज रिस्पॉन्सिबल इन द एंशिएंट इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ द मेडिसिन। सुश्रुत इन्फ्लुएंशियल नेचर इज फोकस्ड ऑन द एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन द प्रोसीजर surgical explanation. Sushruta Samhita is considered the oldest text in the world on the plastic surgery and highly regarded as one of the great trilogy of the Ayurvedic medicine. The other two being the Charak Samhita, which preceded it, and the Ashtang Hriday, which followed it. तो precede देखो, चरक संहिता पहले आ चुकी थी, चरक संहिता भी आपके आयुर्वेद से रिलेटेड है, ये पहले आ चुकी है। सुश्रुत संहिता आपकी किससे रिलेटेड है, प्लास्टिक मतलब सर्जरी से रिलेटेड है। अष्टांग हृदय के बाद आई थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन इज अमंग द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन द वर्ल्ड डेटिंग बैक टू द वैदिक पीरियड ऑफ द इंडिया इन द 5000 BCE। गोपाल स्वामी दौरास्वामी नायडू is referred to the as the addition of the India, the wealth creator of the Coimbatore. He is created the manufacturing of the first electric motor in India, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। चरक की बात करें, वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू आयुर्वेदा, ही इज नोन एज द कॉम्पियर और द एडिटर ऑफ द मेडिकल ट्रीटीज एंटाइटल्ड चरक संहिता। ठीक है ना। तो ये एक पिक्चर लगा रखी है, ठीक है ना, जिसमें सुश्रुत को दिखाया गया है कि वो सर्जरी कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड विलियम कॉर्नर्ड रॉयंटजन। अगर सिंपल सी बात करूं तो विलियम रॉयंटजन, तो उन्होंने एक्सरेज की खोज कर ली थी। एक्सरे एक प्रकार की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या रे है, या आपने याद रखना, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है ज़्यादा होती है, वेवलेंथ छोटी होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहते हैं हाई होती है। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा होता करेक्ट आंसर इज एक्सरे। तो लिखा विलियम कॉर्नर्ड रॉयंटजन वॉज द जर्मन mechanical engineer and the physicist born in the 27th of March 1845. In 1901, he awarded the first Nobel Prize for the physics for the discovery of the X-rays. याद रखना, जब 1901 में आपके पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए थे, तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसको मिला था, आपका विलियम रॉयंटजन को मिला था एक्सरे की खोज के लिए। दिस एक्सरे ट्यूब बिकम अ फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रूमेंट इन द मेडिसिन आफ्टर दिस डिस्कवरी। थॉमस एल्वा एडिशन की बात कर लेते हैं। तो लिखा इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द ग्रामोफोन। सैडी कैनरॉट की बात करें, फादर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स 4 आपके लॉ आते हैं। तो लिखा होता है थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द हीट, वर्क एंड द टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू द एनर्जी, रेडिएशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। द 4 लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आपने याद रखने। मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से। कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज द नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये आप जानते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन सिस्टम टू अनदर, यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस सबसे कम, अच्छा सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना कि फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ रही, यहाँ से बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ेगी, और वेवलेंथ घटेगी। बात समझ में आ गई। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो की होती है, याद रखना। वेवलेंथ की होती है सबसे ज़्यादा, वो रेडियो की होती है, और सबसे कम होती है गामा रेज की, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की बात करें। वहीं अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो सबसे कम होती है रेडियो की, और सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की। तो देखो अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले रेडियो वेव्स आती हैं, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल आती है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। सबसे ज़्यादा हाइस्ट पेंट्रेशन पावर होती है गामा रेज की, ये सेल तक म्यूटेट कर सकता है, और जो कैंसर थेरेपी में यूज़ की जाती है गामा रेज भी इस्तेमाल की जाती है। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। अच्छा, रेडियो का इस्तेमाल जैसे आपका सैटेलाइट सिग्नल्स के लिए किया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। माइक्रोवेव जो होता है एक आपका हीटिंग एजेंट होता है, और माइक्रोवेव ओवन आपने देखा होगा, ठीक है ना। इंफ्रारेड जो होता है वो होता है आपका, जैसे जो टीवी का रिमोट होता है उसके आगे जो होता है वो इंफ्रारेड आपका क्या करता है, छोड़ता है। विजिबल रेज आप जानते हैं कौन सी होती है, विबग्योर, ठीक है ना। और अल्ट्रावायलेट आ जाती है, एक्सरे आ जाती है, गामा आ जाती है। चलो आगे चलते हैं। तो अगर देखो थर्मोडायनेमिक्स में लाइक लॉ पढ़े तो पहला आता है जीरोथ लॉ। तो बोल रहा है इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दोनों का टेम्परेचर कैसा समान है, विद थर्ड बॉडी सी, और वो किसके साथ है, तीसरे के साथ कनेक्टेड है, देन बॉडी ए एंड बी आर ऑल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो लिखा हुआ है इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी सी। ए किससे कनेक्टेड है, सी से, बी किससे कनेक्टेड है, सी से, और ये क्या है आपके ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, और सी और बी भी क्या है थर्मल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा, बराबर होगा। जीरोथ लॉ बहुत ही आसान है आपका। फर्स्ट लॉ आता है कि डेल्टा ई इक्वल टू होता है आपका क्यू माइनस डब्ल्यू, जहाँ पर डेल्टा ई क्या होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्यू जो होता है वो आपका हीट होती है, और आपका क्या होता है, डबल होता है वर्क डन। तो लिखा हुआ द नेट चेंजेस इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा ई
इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम, कि कितनी हीट ऐड हो रही है सिस्टम में, और माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, और कितना काम किया गया सिस्टम के द्वारा, उसे हटा देते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ होता है एंट्रोपी का, तो लिखा इन ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस द एंट्रोपी इज यूनिवर्सल इंक्रीज। याद रखना कि हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। मतलब होता क्या है एंट्रोपी, जैसे मैं बता दूं, एंट्रोपी का मतलब होता है कि हर चीज़ अपने विनाश की तरफ जाएगी, ठीक है ना। हर चीज़ क्या होगी, खपेगी। ऐसा नहीं कि जैसे आपने देखा होगा कमरा है ना, रूम है, तो आज अगर आपने क्या किया हुआ उसे मतलब वेल मैनेज किया, तो आपको 10-15 अगर आप उस पर लगातार मतलब अगर उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेल मैनेज नहीं रहेगा। फैक्ट है आपका। जैसे आप मान सकते हैं आपका कोई मकान है, तो मकान पे क्या होगा, अगर प्लस्तर लगा हुआ है तो अगर उस पर मेंटेनेंस ना की जाए तो उसका जो क्या होगा आपका बोल सकते हैं जो मसाला होगा वो झड़ने लग जाएगा, ठीक है ना, क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे मकान पे। तो हर चीज़ अपनी एंट्रोपी की तरफ जाती है, विनाश की तरफ जाती है। हर चीज़ का एक अंत है। जैसे यहाँ पे सिंपल सा समझा रखा है कि जैसे गुब्बारा है ना, तो गुब्बारा बाद में जाके क्या होगा, अगर उस पर हवा नहीं तो हवा निकल जाएगी, और वैसे ये क्या हो जाएगा, फुस हो जाएगा। ये तो होता है। पर ऐसा कभी हुआ कि अपने आप ही क्या हुआ, गुब्बारा फूल जाए? ऐसा तो कभी नहीं होता, ठीक है ना, फुलाना पड़ता है उसे। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो सेकंड लॉ जो है आपका एंट्रोपी का लॉ है, लॉ ऑफ एंट्रोपी। और थर्ड लॉ जो आपका आता है उसमें क्या, द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब वो बोल रहा है जीरो टेम्परेचर से बोलते हैं जीरो केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अपने आप को किस में डाल देता है, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में डाल देता है, ठीक है ना, सब्सटेंस। ये याद रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और एक ऐसा टेम्परेचर होता है -273 पॉइंट, ये आपका आदर्श बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आपके क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो ऑसिलेशन करना बिल्कुल क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ऑसिलेट करेंगे नहीं। तो याद रखना जीरोथ फर्स्ट एंड द सेकंड। तो फर्स्ट जो जीरोथ लॉ आता है वो क्या आता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का आता है। फिर आपका जो फर्स्ट लॉ आता है वो नेट चेंज इन द टोटल एनर्जी आता है। तीसरा जो आता है एंट्रोपी का आता है। चौथा जो आता है वो आता है किसका, आपका वो आ जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से रिलेटेड। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द पोलियो वैक्सीन, जॉन साल्क। पर कौन सी बनाई थी इन्होंने, आपके इंजेक्शन वाला लगाई थी, ठीक है ना, जिसे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। बाद में जाके जो साबिन थे, एल्बर्ट साबिन, उन्होंने कौन सी बनाई थी, ओरल वाली, जो आज की डेट में पिलाई जाती है 2 बूंद, वो साबिन की बनाई हुई है पोलियो वैक्सीन। तो और पोलियो किससे होता है, पोलियो याद रखना, पोलियो आपको वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है, पोलियो किससे होता है, वायरस से। और पोलियो के वायरस का नाम ही पोलियो वायरस है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा एन इनएक्टिव किल्ड पोलियो वैक्सीन IPV was developed by the Dr. John Salk and was first used in the 1955. A leave attenuated weekend oral polio vaccine, याद रखना OPV, जो अब लगाई जाती है, डेवलप्ड बाय द डॉक्टर एल्बर्ट साबिन इन द फर्स्ट यूज इन 1961। 6 साल बाद ही आ गई थी। तो ये याद रखना कि जो उसका कौन सा है, आपका ऑरल वर्जन है एल्बर्ट साबिन का है, और जो उसका इनएक्टिवेटेड किल्ड वर्जन है या इंजेक्टेड वर्जन है वो किसका, आपका जॉन साल का 1955 का। बाकी के नाम जो लिखे हुए हैं उनका भी देख लेते हैं। तो कॉनरेड जूस की बात करें, ही इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, द फंक्शनल कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल ट्यूरिंग कंप्लीट Z3 बिकम द ऑपरेशन इन द May 1941। फिर आता है आपका एली विटने का नाम, ही इज द इन्वेंटर ऑफ द कॉटन जिन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास प्रोडक्शन ऑफ द इंटरचेंजेबल पार्ट्स। एडवर्ड जीनर का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन उन्होंने बनाई थी, इनका नाम जरूर याद रखें आप, एडवर्ड जीनर पूछा जाता है। फिर एक नाम आता है आपका मिचियाकी ताकाशाकी, तो इनका नाम भी याद रखना, ठीक है ना, ताकाहाशी, मिचियाकी ताकाहाशी। इन्होंने आपकी वैक्सीन तैयार की थी किसके लिए, चिकन पॉक्स के लिए। तो एडवर्ड जीनर फॉर द स्मॉल पॉक्स, ताकाहाशी फॉर द चिकन पॉक्स, ठीक है ना, एडवर्ड जीनर फॉर द स्मॉल पॉक्स एंड द ताकाहाशी फॉर द चिकन पॉक्स। लुइस पास्चर का नाम लिया जाता है, पैस्चराइजेशन के लिए लिया जाता है। और रेबीज की जो वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी, इन्होंने बनाई थी। पैस्चराइजेशन जानते हैं ना, पैस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क, एक प्रोसेस आती है जिसमें पैस्चराइजेशन किस लिए किया जाता है कि उस सब्सटेंस, उस लिक्विड सब्सटेंस के क्या है, उसके बैक्टीरिया को क्या करना, किल करना, जितने भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, बोल सकते हैं पैथोजन से, उन्हें किल करना। तो 2 टेम्परेचर बताए थे उन्होंने, मिल्क के लिए 2 टेम्परेचर थे जिन पे पैस्चराइजेशन किया जाता है। एक होता है आपका 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 30 मिनट के लिए, अगर 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध गर्म किया जाता है तो पैस्चराइज्ड हो जाएगा, जितने बैक्टीरिया वो किल हो जाएंगी। और एक दूसरा टेम्परेचर था, वो था आपका 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये था आपका केवल 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड अगर आपने इस टेम्परेचर पर रख दिया तो भी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, मिल्क पैस्चराइज्ड हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। बहुत आसान है याद करना, देखो मैं बताता हूँ, 15 दूनी 30, ऐसे याद कर लो, 15 दूनी 30। तो जो कम टेम्परेचर है उसमें क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे याद कर रखा, देखो बहुत आसान है, क्योंकि कभी कभी 63 और 72 नहीं देता, वो ऐसे दे देता आपको 62.8। तो देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है, 6 और 2 8,
बात समझ में आ गई, ऐसे याद कर लो, और यहाँ 7 एकम 7। नेक्स्ट चलते हैं, देखो लिखा हुआ है नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन टू द हरगोविंद खुराना फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो इन्हें मिला था आपका किसके लिए, तो इन्हें मिला था डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट्स के लिए मिला था, जेनेटिकल कोडिंग के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के थे, पर कहाँ रहते थे, अमेरिका में। तो मैं पढ़ लेता हूँ। हरगोविंद खुराना ही वॉज बॉर्न In 1922, he obtained his MSc degree from the Punjab University in Lahore. He worked with the Professor Vladimir Prelog. उन्होंने कहा कि नागरिकता ले ली थी आपकी उस समय तक, मतलब इन्होंने ले ली थी आपके कहाँ की, अमेरिका की। तो ये याद रखना आप लोगों ने। ही वर्कड विद द प्रोफेसर व्लादिमिर प्रिलॉग। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ इंडियन इनका नाम नहीं लिया जाता जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है ना। Who molded the Khurana thought the philosophy toward the science, work and the effort. After a brief stay in the India in the 1949, Khurana went back to England and worked with the Professor G.W. Kenner and Professor A.R. Todd. It was at the Cambridge, the UK, that he got the interest in the both proteins and the nucleic acid. The Nobel Prize in the Physiology, Medicine 1968 was awarded jointly to the Robert W. Hawley, Hargobind Khurana and the Marshall W. Nirenberg for their interpretation of the genetic code, मैंने बताया जेनेटिक कोड एंड द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मिला था। आगे लिखा हुआ द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 1980 वाज डिवाइडेड, वन हाफ अवार्ड टू पॉल बर्ग for his fundamental studies of the biochemistry of the nucleic acid with particular regard to the recombinant DNA. The other half jointly to Walter Gilbert and the Frederick Sanger for their contribution concerning the determination of the base sequence in the nucleic acid. याद रखना नोबेल प्राइज केवल पीस का, याद रखना नोबेल प्राइज जो पीस का है वो किसी संस्था को दिया जा सकता है। बाकी जो है, बाकी में क्या है कि आपका 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता, मतलब मैक्सिमम होता है आपका 3 लोगों को ही मिल सकता है आपका क्या, नोबेल प्राइज़। ये आपने याद रखना है। अभी जो लगभग शायद से जो चल रहा है उसका 6 करोड़ के आसपास उसमें क्या पुरस्कार राशि है, तो वो बढ़ जाती है आपका। अच्छा आगे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नॉट ए टर्म, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आता है। फंगस थी और इन्होंने देखा था फंगस क्या कर रहा है, किल कर रहा है किसको, बैक्टीरिया को। तो लिखा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ स्कॉटिश फिजिशियन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन इन द 1928। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के थे, यूके का पार्ट है स्कॉटलैंड। तो पेनिसिलिन समटाइम्स एब्रिविएट द पीसीएन इन एन एंटीबायोटिक्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेनिसिलिन फंजाई also known as the Penicillium notatum. Alexander Fleming won the Nobel Prize in the Physiology or the Medicine in the 1945 for the discovery of the penicillin and its curative effect in the various infection disease. जेम्स वॉटसन की अगर बात करें, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक की अभी मैंने बताया था 1958 में, 1953 में उन्होंने क्या कर दिया था, डबल जो आपका क्या था, डबल हेलिक जो आपका सिस्टम था, स्ट्रक्चर था डीएनए का, वो खोज निकाला था। लिखा था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए द सब्सटेंस दैट इज बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। डीएनए आपका क्या होता है, हेरिडिटी आपका दिखाता है भाई, जेनेटिकल चेंज बोल सकता है कि परिवार से एक व्यक्ति से दूसरे परिवार में के जाते हैं आपके, ट्रांसफर होते हैं जीन्स। अच्छा फिर नाम आता है हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले का नाम लिया जाता है किसके लिए, जो आपकी कौन सी मॉडल जो आपकी क्या थी, आवर्त सारणी थी, उसके लिए रिगार्डिंग जो आपकी क्या थी, पीरियोडिक टेबल थी, उससे रिलेटेड नाम है किसका, हेनरी मॉजले का। एक तो मेंडलीफ की और एक हेनरी मॉजले की है, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो नाम अगर आएगा तो किसका आएगा, रॉबर्ट हुक का आएगा, ठीक है ना। तो मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन द क्रॉक। अच्छा कई बार पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो आपका फर्स्ट आपका बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया था ये सेल को देखने का, तो ये किस में किया था, कॉर्क में किया था, ओक ट्री थी उसके कॉर्क में, कॉर्क मतलब जो उसकी क्या होती है छाल, ठीक है ना, उसमें किया था। ही डिसेक्टेड द ओक एंड सॉ इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था, ये मैंने पहले भी दिखाया है, पहले बता चुका हूँ। ही ऑब्जर्व द हनीकॉम लाइक बॉक्सेज और द कंपार्टमेंट, उसमें उन्होंने देखा कि उन्हें एक हनीकॉम ना जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके के स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिला था उनमें। तो these boxes were empty in the middle and surrounded by the layer in the periphery. Robert Hooke named these compartments as the cellae, which are today known as the cells. However, these cells were dead. जो cells थी कैसे थी, क्योंकि जो कॉर्क होती है ना ये आपकी स्क्लेन काइमा की बनती है, स्क्लेन काइमा, हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो, आपकी कैसी होती है ये परमानेंट सेल्स होती है, नॉन परमानेंट परमानेंट सेल्स होती है, स्क्लेन काइमा, कॉलन काइमा, पैरन काइमा, स्क्लेन काइमा। स्क्लेन काइमा ये डेड सेल्स होती हैं आपकी, डेड एंड हार्ड होती है, जैसा नारियल का बाहर का जो खोल होता है वो स्क्लेन काइमा सेल्स का बना होता है। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। इसमें आपका सेलोज हो सकता है, हेमिसोलोज और लिग्निन नाम का क्या होता है आपका प्रोटीन होता है लिग्निन, ये आपने रखना है, ये अलग से होता है सेलोज और हेमिसोलोज के अलावा। अच्छा आगे लिखा हुआ है हाउएवर दीज सेल्स वर डेड एंड द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल गोज टू द एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जो सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक तो थे, पर वो जो सेल थी वो कैसी थी, डेड सेल थी।
पर आगे जाके क्या करते हैं कि ऑटोवन ल्यूवेनहॉक क्या कर देते हैं, लिविंग सेल्स का परीक्षण कर लेते हैं। तो अगर लिविंग सेल के बारे में पूछा जाएगा तो ल्यूवेनहॉक का नाम याद रखना। अब बाकी देखते हैं रॉबर्ट कोच का नाम देखते हैं। रॉबर्ट कोच वाज अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियाज कॉजिंग द ट्यूबरक्लोसिस एंड द कोलेरा। ही आल्सो डिस्कवर्ड द एंथ्रेक्स डिसीज साइकिल्स। चार्ल्स डार्विन का नाम आता है, ये आपका उसके लिए आता है, आपका किसके लिए, द नेचुरल सिलेक्शन के लिए आता है आपका। तो लिखा हुआ चार्ल्स डार्विन वाज अ फेमस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन एंड डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। ठीक है ना। तो इसमें ये था कि ठीक है ना, द सर्वाइवल, ठीक है ना, क्या था यार, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव वही कर पाएगा जो सबसे क्या होगा, फिटेस्ट होगा, जो अपने आप को बचा पाएगा, बाकी सब मर जाएंगे। रॉबर्ट बॉयल का नाम आता है, डिस्कवर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। तो रॉबर्ट बॉयल जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, और प्रेशर कांस्टेंट आई थिंक प्रेशर ही होता है ना, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर विद इंक्रीजेज प्रेशर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नहीं प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता इसमें, टेम्परेचर। रॉबर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आपका वॉल्यूम जो होता है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका, इसमें वॉल्यूम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है किसके, प्रेशर के। ये आपने याद रखना है। एक आपका चार्ल्स लॉ है, उसमें क्या होता है आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क ऑन द ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन थे, अब लेमार्कियाना का नाम है तो लेमार्की होंगे। ठीक है ना, यहाँ से हिंट पड़ गई। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है ह्यूगो डी व्रीज, ओ सॉरी लेमार्क गलत है, सॉरी लेमार्की, मैं गलत कर गया, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज। तो लिखा हुआ है ह्यूगो डी व्रीज वर्कड ऑन द प्लांट, एक प्लांट था जिसका नाम था ओनियोथेरा लेमार्कियन। तो ह्यूगो डी व्रीज प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी। इन्होंने किसको दिया था, म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। जैसे आजकल आप सुनते हैं ना कोविड-19 का क्या हो रहा है, वायरस है। जैसे भारत में कौन सा जो वेरिएशन था उसका वर्जन था, सॉरी, तो कौन सा था, डेल्टा वर्जन था। इसकी तरह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पेटा, जेटा, ये सारे आएंगे, अभी देखते रहना आप लोग। ठीक है ना। तो ये म्यूटेशन थ्योरी क्या होता है कि जो आपका जैसे वायरस है तो वो क्या करता है, म्यूटेट करता है, अपना रूप बदलता है। तो इन्होंने भी म्यूटेशन थ्योरी को समझाया था। ही ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, कि कुछ ऐसे प्लांट थे जो अपने पेरेंट प्लांट जिनसे वो पैदा हुए उनसे कुछ अलग थे। दिस कॉज ऑफ द म्यूटेशन आर द चेंज इन द नंबर ऑफ द जीन्स, चेंज इन द जीन अरेंजमेंट, चेंज इन द जीन स्ट्रक्चर। तीनों चीज अलग थी। द म्यूटेशन इज द फिनोमेना दैट रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द म्यूटेशन ऑफ द फिनोटाइप दैट लीड्स टू द वेरिएशन इन द DNA, the mutation of the raw material of the evolution, mutation are random। म्यूटेशन कैसा होता है, आपको रैंडमली होता है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं होता। लेमार्क थ्योरी की बात करें, जीन बैप्टिस्टे लेमार्क थ्योरी इज ऑल्सो नोन फॉर द थ्योरी ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। विद चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन मोर यूज्ड ऑर्गन गेट स्ट्रेथन्ड एंड लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑर्गन गेट द डिसअपियर्ड। देखो वो बच जाता है, जैसे कोविड-19 अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है अभी। ठीक है ना, तभी तो जाके आपकी क्या सेकेंड और थर्ड ये वेव्स आपको कई देशों में देखने को मिल रही हैं। पर जो अपने आप को लेस फ्रिक्वेंटली यूज़ कर पाता है ना, वो डिसअपियर्ड हो जाता है। चेंजेस जितने कम होंगे उतना ज़्यादा वो डिसअपियर होने के चांसेस ज़्यादा है, जितना ज़्यादा वो चेंज कर पाएगा उतना ज़्यादा उसके बचने के चांसेस है। अगले का, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द एग्जाम्पल ऑफ द जिराफ, लेमार्क थ्योरी, विच अर्लियर यूज टू फीड ऑन द ग्रास, जो क्या होता था पहले घास पे जिंदा रहता है, एंड द वीड्स, बट लेटर ड्यू टू द डेजर्टिफिकेशन ट्राई टू ईट द लीव्स ऑन द लॉन्ग प्लांट्स। पर जब क्या होता, मरुस्थलीकरण होने लग गया तो उसने जो आपके बड़े बड़े क्या थे, आपके पेड़ पौधे थे, वहाँ से उसने घास खाना स्टार्ट किया। इसकी वजह से जिराफ की जो गर्दन थी वो लंबी हो गई। हालांकि एक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर लेमार्क थ्योरी ये बहुत बताती है कि आपको सर्वाइव करने के लिए चेंजेस लाने बहुत जरूरी होंगे। तो ये आप याद रखना। डार्विन थ्योरी आती है तो वही लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर क्या करती है, नेचुरल सिलेक्शन करती है कि किसको जिंदा रखना है किसको नहीं रखना है। सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, ये याद रखना। ईच स्पीसीज रिप्रोड्यूस द मेंटेन्स इट रेस, द स्पीसीज स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल विद द चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन, द स्पीसीज अडेप्ट विद द सराउंडिंग, सर्वाइव एंड द रेस्ट एक्सिस्टेंट। जो अपने आप को बोल सकता है सराउंडिंग के हिसाब से, जिस हिसाब का वहाँ पे क्या है माहौल है, उस हिसाब से अगर अपने आप को क्या करती है चेंज कर सकती है तो वो जिंदा रह जाती हैं, और बाकी क्या हो जाती है वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। ये याद रखना। टी.एच. मॉर्गन थ्योरी की अगर बात करें, मॉर्गन वर्क विद द टिनी फ्रूट्स फ्लाइज, डॉर्सिफिलिया, मेलनोगैस्टर, तो फ्रूट फ्लाइज जो होती है उनके बारे में डिस्कवर किया। मॉर्गन गिव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस विच लेड टू द डिस्कवरीज ऑफ द बेसिस ऑफ द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। तो ये था आपका टॉपिक। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दूंगा। और आपका जो अगर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।